दोस्तों, ये कहानी है रितु नाम की उस लड़की की जो अपने आप में ही मगन रहा करती थी और रितु आजाद ख्यालों से अपनी जिंदगी जीती है। एक दिन सुबह सुबह वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, ओह गॉड, ये सुबह सुबह दर्द क्यों हो रहा है मेरे पेट में? कोई नहीं, रेडी हो जाती हूँ, क्या पता ना खाने के कारण हो रहा हो। इस तरह रितु रेडी होकर अपनी माँ के पास नाश्ता करने के लिए जाती है और रितु की माँ उसे टेबल पर नाश्ता देती है। और रितु नाश्ता करके जैसे ही टेबल पर से उठती है तो अचानक उसकी नजर कुर्सी पर पड़े रेड कलर पर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, अच्छा तो इसलिए मुझे पेट में दर्द हो रहा था, सुबह सुबह काम हो गया। क्या यार, अब मुझे फिर से ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। इस तरह रितु अपनी जींस को चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त नेहा उसका इंतजार कर रही होती है। रितु जैसे ही उसके पास पहुंचती है, नेहा उससे बोलती है, ओ झल्ली, इतनी देर कैसे हो गई आज आने में? और आज तू कछुए से धीरे धीरे क्यों चल के आ रही है? अरे यार, कॉलेज आने से पहले सुबह मेरे साथ सीन हो गया, इसलिए धीरे धीरे चल कर आ रही हूँ। ओह माय गॉड, तेरा एक्सीडेंट हो गया था? दिखा कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तू ठीक तो है ना? अबे चिरकुट, तुझे एक लड़की होते हुए भी अकल नहीं है क्या? अबे समझना यार, मेरी मंथली टैंक लीकेज हो रही है, जो अब 5 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। ओह सॉरी यार, मैं समझ गई, तुझे पीरियड्स आ रहे हैं ना? इट्स ओके, मैं समझ गई। अब तो मुझे 5 दिन बिना बात के सुनाएगी, क्योंकि तेरे मूड स्विंग्स तो इस वक्त किसी घायल शेरनी जैसे हो रहे हैं। इस तरह दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ रितु की नजर अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने कपड़ों पर जाती है और वो बार बार पीछे मुड़ के खुद को देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड नेहा उससे बोलती है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सब तुझको ही देख। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब तू बार बार पीछे मत देख, समझी? अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, पीरियड्स पर नहीं। उसका क्या है, उससे तो हमारा पुराना याराना है। इस तरह थोड़ी देर में कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद रितु अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? तेरा मुंह आज इतना उतरा सा क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे माँ, मुझे सुबह सुबह पीरियड स्टार्ट हो गए, इसलिए दर्द है। अभी भी थोड़ा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है, तू जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मेरा हॉट वाटर बैग भी ले आना। रितु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में गर्म कॉफी और हॉट वाटर बैग लेकर आती है और रितु उसे पीती है, जिसके बाद रितु अपनी माँ से बोलती है, ओह थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी माँ, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन माँ, कितना अच्छा होता ना कि आप किसी भी औरत या लड़की को ये पीरियड्स ना होते। अरे ऐसा मत बोल रितु, अगर किसी औरत को पीरियड्स नहीं होती तो ये दुनिया कैसे बनती? दत्त, तू भी ना कुछ भी बोलती है। इस तरह से रूपा अपनी बेटी को समझाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद, यानी कि 5 दिन पूरे होने के बाद रितु के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु अपने कॉलेज और अपनी आफ्टर पीरियड्स की लाइफ एंजॉय करने लगती है। और एक दिन जब वो कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलती है, अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी, ये फोटो देख, इस लड़के का रिश्ता आया है तेरे लिए। कल ये तुझे देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है माँ। इस तरह अगले ही दिन अक्षत अपनी माँ सुमन के साथ उनके घर आता है, जहाँ रितु की माँ रूपा और उसका पिता उनका स्वागत करते हैं और रितु उन्हें चाय नाश्ता कराती है। इस तरह रितु सुमन को पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और रितु अपने ससुराल भी आ जाती है। और सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद रितु और अक्षत अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ अक्षत रोमांटिक अंदाज में रितु के लिए गाना गाता है, हम तुम अपने कमरे में बंद हो और बत्ती गुल हो जाए। आओ ना, गले लगा लो ना। इस तरह अक्षत और रितु एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह के साथ ही रितु जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाती है और फिर अपनी सास को चाय देकर अपने पति के पास कमरे में चाय लेकर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग अक्षत, चलो जल्दी से उठ जाओ और चाय पी लो। क्या बेबी, तुम सुबह सुबह तन्हा बिस्तर पे अकेला छोड़ के जा रही हो? मुझे कल रात की याद आ रही है, एक गुड नाइट किस तो दे दो। बस बस, अब जल्दी से उठकर चाय भी पी लो। अक्षत उठकर चाय पीने लगता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ रितु से बोलता है, बेबी, तुमसे शादी करके मैं बहुत हैप्पी हूँ। सही कहते थे मेरे दोस्त कि भाई शादी कर ले। अब तो रोज मेरा एक ही काम है, ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा,
शाम को आऊंगा और तुमसे महीने के पूरे 30 दिन तक प्यार करूंगा। अरे 30 दिन नहीं, 25 दिन, क्योंकि 5 दिन तो मुझे बिन बादल बरसात होती है और उस कारण ना मेरा मूड बहुत स्विंग होता है। मतलब मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है, आप चाय पी लो, मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। इसी तरह वक्त बीता है और ऋतु एक अच्छी बहू होने की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और ऐसे ही उसकी शादी को 1 महीना हो जाता है और ऋतु को फिर से महामारी यानी कि पीरियड्स का दर्द शुरू हो जाता है। और उस शाम जब वो किचन में काम कर रही होती है तभी वो खुद से कहती है, अरे यार, फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीरियड्स आज ही स्टार्ट होने वाले हैं। ऋतु ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे फील हो जाता है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम में जाती है और कुछ देर बाद वो वापस किचन में आकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे इस बार पीरियड्स में दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग आती है और वो दौड़ती हुई वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। ऋतु को वॉमिटिंग करते हुए देख सुमन अपने मन में दूसरी खिचड़ी पकाने लगती है और खुद से बोलती है, अरे बहू को उल्टी आ गई है, इसका मतलब अब मैं दादी बनने वाली हूँ। चल सुमन, सबको मिठाई खिला देते हैं और ये खुशखबरी भी देते हैं। इस तरह ऋतु के साथ सुमन अपनी बहू को पीरियड्स में आई वॉमिटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और घर आकर अपनी बहू से बोलती है, ले बहू मिठाई खा, इस मिठाई की सबसे बड़ी हकदार तो तू ही है। अच्छा सुन, अब तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगी। ऐसी हालत में तेरा काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब तू माँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। अपनी सास की बात को सुनकर ऋतु काफी चौंक जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, आपको ये अफवाह किसने सुनाई कि आप दादी बनने वाली हैं? अरे बहू, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने तुझे उल्टियाँ करते देखा और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर शादी के बाद लड़की को उल्टी आए तो वो 2 से 3 होने वाले होते हैं। ऐसे थोड़ी मैंने अपने बाल सफेद किए हैं। क्या माँ जी? अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुझे इतने यकीन से कैसे पता कि खुशखबरी नहीं है? क्योंकि माँ जी आज सुबह ही मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे और वो वॉमिटिंग और चक्कर आना तो पीरियड्स में आम बात है, इसलिए अब आप बिना मुझसे पता किए अगली बार मिठाई मत बांटना। आइए, ये मिठाई तो आप मेरे लिए लाई थी ना, मैं खा लूंगी। अच्छा माँ जी, मुझे काम है, मैं किचन में जा रही हूँ। इस तरह ऋतु पीरियड्स में होने वाली परेशानी को अपनी सास को बताकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास खुद से बोलती है, बोलो भला, ये सब मैंने क्या कर दिया? दादी बनने की झूठी खुशी में ये सब चीजें सोचना तो मैं भूल ही गई थी। मेरी खुशखबरी बहू की माहवारी में बदल गई। इसी तरह वक्त बीता है और अक्षत घर आ जाता है, जिसके बाद ऋतु खाना लेकर टेबल पर दोनों को परोसती है। खाना खाने के बाद सुमन और अक्षत अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ऋतु भी अपना काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अक्षत उसके इंतजार में जागा हुआ है और ये देख वो बोलती है, अरे क्या हुआ अक्षत, तुम अभी तक सोए नहीं? अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? जब तक तू मेरी बाहों में नहीं आती मुझे तो नींद ही नहीं आती। अक्षत, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ तो मुझे सोना है, गुड नाइट। ऋतु पीरियड्स की परेशानी के कारण बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अक्षत उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस कारण ऋतु उसे धक्का देती हुई बोलती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हें मैंने कहा ना अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। उस दिन भी तुम्हें कहा था कि 5 दिन मेरे करीब मत आना। तो अक्षत, अब अगले 5 दिन तक तुम मेरे करीब मत आना, वरना तुम मेरे गुस्से का शिकार हो जाओगे। ऋतु के ऐसे बिहेव को देखकर अक्षत को अभी कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाता है। अगली सुबह ऋतु उठने के साथ ही सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम जाती है और नैपकिन का पैकेट बेड पर ही भूल जाती है। तभी अक्षत की नींद खुलती है और वो उसे देखकर अपने हाथों में उठाकर बोलता है, ये क्या है? ये कॉटन क्या है? कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन ये मेरे बेड पे कैसे? अक्षत ये बोल ही रहा होता है कि तभी ऋतु वॉशरूम से बाहर आकर उसके हाथों में से वो पैकेट ले लेती है। ये देख अक्षत उसे देखने लगता है और उसे इसके बारे में पूछता है, जिसके बाद ऋतु हर महीने होने वाली पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में उसे अच्छे से बताती है और इस तरह अक्षत को पता चल जाता है कि आखिर क्यों ऋतु उसे 5 दिन ना सिर्फ बल्कि दूर उसे गुस्सा आना और थकावट होना, कमजोरी फील करना पड़ रहा था, वो सब इसकी महामारी का हिस्सा था। इसी तरह एक बार फिर से ऋतु का पीरियड्स यानी कि माहवारी खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने आप में खुश होकर किचन में काम करके गाना गाते हुए खुद से बोलती है, ये आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पीरियड्स खत्म जो हो गए हैं, इसके लिए एक गाना तो बनता है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पूनम हर दिन की तरह आज भी अपने घर का सारा काम करने के बाद हॉल में अनुपमा चलाकर बैठी होती है
और अनुपमा देख रही होती है। तभी कुछ समय बाद पूनम की सास कोकिला बाहर से घर आती है और वो देखती है कि पूनम रो रही है। ये देखकर कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? माँ जी, मेरी अनुपमा की सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाएगी बेचारी। मुझे लगा तेरा बाप मर गया है जो तू ऐसे रो रही है। भगवान बचाए तुझसे और तेरी अनुपमा से। माँ जी, आप क्या जानो बेचारी अनुपमा का दर्द। आप भी तो एक सास ही हो ना। हाँ हाँ चल जा, अब जा जाकर चाय बना ले। ये सुनकर पूनम टीवी को गले लगाकर कहती है, अनुपमा, मैं अभी माँ जी की चाय बना कर आती हूँ। तब तक तुम खुद को संभालो अनुपमा। ये बोलकर पूनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये देखकर कोकिला अपने आप से कहती है, ना जाने मेरी बहू ये सब नाटक कब छोड़ेगी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे टीवी वाले इसके सगे हैं और इस पर जो भी दिखा रहे हैं वो भी सच है। ये बोलकर कोकिला टीवी देखने लगती है। तभी कुछ समय बाद पूनम अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है, जो टीवी देख रही थी। ये देखकर पूनम अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, अब मुझे अनुपमा देखने दो। बेचारी न जाने कहाँ रहने जाएंगी। उसके बच्चे भी तो उससे प्यार नहीं करते। हाँ हाँ देख ले, कहीं जगह ना मिले तो उसे घर ही बुला लियो बहू। माँ जी, मैं तो आपको गलत ही समझती रही थी। आप तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन माँ जी, अनुपमा बहुत हिम्मत वाली है। वो भी छोड़ेगी नहीं अपनी सास को। ये सब देखकर तू जो मुझ पर अपने पैतरे अपनाती है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगी। देर रात करीब 1 बजे हॉल में बैठकर अकेले पूनम अनुपमा देख रही थी। तभी पूनम का पति राजेश पूनम से कहता है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 1 बज रहे हैं, तुम हॉल में अकेले क्या कर रही हो? तभी राजेश जैसे ही पूनम के कंधों पर हाथ रखता है, वैसे ही बालों को आगे किए बैठी पूनम अपने पति से कहती है, तुम मेरे राजेश नहीं हो। तुम्हारा उस गौरी मैडम के साथ चक्कर चल रहा है ना, लेकिन मैं भी अनुपमा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। ये देखकर राजेश भूत चिल्लाता हुआ भाग जाता है और ये देखकर पूनम जोर जोर से हंसते हुए खुद से कहती है, क्या एक्टिंग की है। ऐसे ही ना इन्हें डरा के रखूंगी ताकि ये किसी और को देखे भी ना, और ना ही वनराज की तरह मुझे छोड़कर जाएं। अगली सुबह जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को यानी पूनम को देखता है, वैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे कहता है, माँ, अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। क्यों, ये कोई चुड़ैल है? माँ, तो कोई चुड़ैल से कम भी तो नहीं है ये। रात में 1 बजे बालों को खोलकर चुड़ैल की तरह बैठी थी। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो ना जाने क्या बकने लगी। अच्छा बहू की बात कर रहा है तू? आपको पता है कि इस पे कोई प्रेत आत्मा आती है? कोई भूत नहीं आता इस पर। ये तो इसके सीरियल्स का असर है, जो ये देखती रहती है वही हम पर कॉपी करती है। तेरे साथ पहली बार हुआ है, ये तो मेरे साथ रोज होता है। देर शाम पूनम पड़ोस की विमला के साथ मार्केट जा रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को जाते हुए देखकर कहती है, बहू कहाँ जा रही है, वो भी बिना बताए? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या बोली? मुझे क्या? तेरी सास हूँ, समझी? ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कहीं भी बिना बताए निकल जाएगी। माँ जी, आपको बहुत बड़ी गलत फैमिली है कि मैं अपने पिताजी को बिना बताए घर से बाहर जाती थी। पहली बात तो तू इंग्लिश की माँ बहन मत किया कर, और दूसरी बात ये कि क्या तूने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है जो नाचू गाऊं, खेलूं, अकेले जाऊं, बाहर जाऊं लगा रखा है? कोकिला, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी अनुपमा देखा कर। तेरी बहू अनुपमा के डायलॉग बोल रही है। मैं तो बहुत से ज्यादा उस अनुपमा से परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी, आप भी क्यों नहीं चलती हैं मार्केट? जल्दी आ जाएंगे। अपना क्लास देखा है, एक झोला टांग लिया करती है और चल पड़ती है बक बक करते हुए मार्केट। तेरे साथ जाने से अच्छा है मैं घर ही रहूं। माँ जी, आप मुझे क्लास सिखा रही हैं। यही बहू आपको शादी से पहले तक तो आइटम लगती थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि कांदे के भाव में पनीर लूंगी तो ऐसे ही मिलेगी। तो क्या तू भी अपनी सास से बहस करने में लगी हुई है? चल जल्दी, लेट हो गया है हमें। तभी विमला और पूनम मार्केट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों को आने में लेट हो जाता है। तभी रास्ते में पूनम और विमला को चोर मिलते हैं। सुनसान रास्ते में जो विमला और पूनम को रोककर विमला के गर्दन पर चाकू रखते हुए पूनम से कहते हैं, ये शानपति यहाँ नहीं दिखाने का, जितना भी रोक रहा है ना इधर रख देने का। ये 2 टके के बदमाश, मेरे को नहीं मालूम कि ये तेरा चवन्नी वाला रामपुरी चाकू किसी काम का है भी या नहीं। कौन बोल रहा है? काट डालेगा इस बुड्ढी का गला, आगे नहीं बढ़ने का। मैं भी तेरे को कब से समझाई जा रही है, अपने को भी आती है ये तेरी तरह बात करना। मस्त लगा ना? ए चुप कर शानी, चुपचाप पैसे निकाल और इसको ले और निकल जाए यहाँ से। बहू दे दे जो भी तेरे पास है, वरना ये मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मारेगा ये आपको आंटी जी? मैं हूँ ना। मैं हूँ ना क्या? तू क्या चीफ मिनिस्टर है यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ की वो औरत हूँ जो अपना पत्नी धर्म निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। मैं वो बहू हूँ
जो अपनी सास के खांसने से पहले पानी लाकर देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत को पहले ही भाप लेती है। मैं वो पड़ोसन हूँ जो अपने सामने ही अपनी पड़ोसन विमला आंटी का गला कटने से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि अनुपमा ये सब करती है। अरे चुप कर शानी, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वैसे ये अनुपमा कौन है? स्टार प्लस नहीं देखा? वही अनुपमा जिसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। ये बोलकर पूनम नीचे बैठ जाती है और रोते हुए नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर चोर की आंखों में डाल देती है। और मिट्टी चोर की आंखों में तो जाती है, लेकिन विमला की आंखों में भी हल्की सी चली जाती है। और विमला पूनम से कहती है, बहू क्या किया तूने? खुद को अनुपमा बताती है, लेकिन काम सारे तेरे राखी सावंत वाले हैं। पूनम विमला का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरे साथ भागो अब आंटी जी। ये बोलकर पूनम विमला का हाथ पकड़कर भागने लगती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है, जहां कोकिला अपनी बहू पूनम का इंतजार कर रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को डरे हुए हॉल में देखकर कहती है, किसका घर लूट कर आ रही है? तू जैसी थी वैसे इस विमला की बच्ची को भी बना दिया। इस उम्र में दौड़ रही है, शोभा देता है क्या दोनों में से किसी को? माँ जी, हमारे पीछे एक गुंडा पड़ गया था और वो हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन आपकी बहू ने उसे धूल चटा दी। हाँ सही कह रही है कोकिला तेरी बहू, लेकिन वो धूल मैंने भी टेस्ट कर लिए। पानी दे दे मुंह पर मारूं, दिख नहीं रहा है कुछ भी सही से। क्या कह रही है? इसने और वो भी एक चोर को सबक सिखाया? हाँ कोकिला, इसने तो पहले ही उसे अनुपमा की कहानी सुनाकर पका दिया है और फिर उसकी आंखों में मिट्टी झोंक दी। अच्छा हुआ इसकी गर्दन पर उसने चाकू नहीं रखा, वरना जितना टॉर्चर उसने इसकी आंखों में मिट्टी डालकर नहीं किया होगा, उतना टॉर्चर तो वो अनुपमा की कहानी सुनकर हो गया होगा। माँ जी, मैंने आज विमला आंटी को बचा लिया, क्योंकि अनुपमा सबका भला चाहती है। चाहे उसकी सास उसे 100 ताने मारकर घर से निकाल दे, या उसकी पड़ोसन उसकी सास की चुगली अनुपमा से करे, लेकिन अनुपमा में बहुत हिम्मत है। क्या मतलब तेरा? विमला मेरी बुराई करती है? अरे तेरी बहू कुछ भी बोलती है, हम तो पुराने दोस्त है ना कोकिला। सही किया जो आज मैंने केबल की तार ही हटवा दी। अब मेरे घर में शांति रहेगी। भले ही कोकिला ने अपने घर से टीवी के केबल का कनेक्शन हटवा दिया हो, लेकिन पूनम को कौन अनुपमा देखने से रोक सकता था। वो तो विमला के घर जाकर देख लिया करती अपनी प्यारी अनुपमा को। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहें माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी, अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है। आप चलिए, मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना। लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना।
ठीक है माँ जी, याद रखूंगी। पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है, आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसी लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के गिलास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के गिलास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है, इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी, मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन, अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू, तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी, ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं। आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू, मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू, तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी, कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए, जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ, वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है? पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं।
पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते।